नमस्कार दर्शकों, बाबा की खरी खोटी स्लो जिंदगी पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। बाबा जी, सबसे पहले तो बधाई इस अद्भुत कार्य के लिए। और आप थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, फिर आज के हम विषय पर आते हैं। संदीप भाई, आपको पता ही है कि इस वो जो मुझे ना वो डायलॉग नहीं भूलता, कश्मीर फाइल्स वाला। सरकार तुम्हारी, इकोसिस्टम तो अभी भी हमारा ही काम कर रहा है सारा। तो सर, ये जिस तरीके से पूरे इंटेलेक्चुअल स्पेस पे इन वामपंथियों का और कांग्रेसियों का कब्जा है, उसमें हमें अपनी जगह बनानी है। हम बना रहे हैं, वी आर बिल्डिंग अ हिंदू इकोसिस्टम। ये उसी में एक प्रयास है। इसको बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू तो किया सब संजय दीक्षित जी ने, मानना पड़ेगा। जयपुर डायलॉग्स हैज डन अ वंडरफुल जॉब। और आपको याद होगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का क्या जवाब दिया उन्होंने। हम्म। तो सब उसी क्रम में, अच्छा, वो भी अब पूरे देश में ले जा रहे हैं इस कार्यक्रम को। जैसे पिछले साल आपको याद होगा उन्होंने डेक्कन समिट किया था पुणे में। इस बार वो हाँ जी। 21 मार्च से कोंकण समिट कर रहे हैं मुंबई में। इसी तरह हम्म। वो दे आर कमिंग टू अयोध्या एंड वाराणसी जी। वेरी सून। तो सर उसी और क्रम में हमने भी दिल्ली में एक कोशिश की है। हम्म। और इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट ये कर रहे हैं सर। मैं इसमें ना बच्चों का एक सेशन ऐड करना चाहता हूं। अब मैं दर्शकों से, अच्छा, चूंकि हमारे यहाँ एंट्री निःशुल्क है तो दर्शक अपने साथ बच्चे लेके आ सकते हैं। और बच्चों के लिए मैं एक अलग से, मैं अपने कुछ गेस्ट को, अपने स्पीकर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के लिए एक सेशन जो है जरूर किया जाए, बच्चों को जोड़ा जाए। और द लिस्ट ऑफ स्पीकर्स इज सो, मतलब सच डिस्टिंग्विश्ड पीपल आर कमिंग टू स्पीक। दो चार नाम अगर मैं लूं तो भाऊ तोरसेकर आ रहे हैं मुंबई से, संजय दीक्षित जी होंगे, अनुपम मिश्रा जी आ रहे हैं प्रयागराज से, कर्नल आरएसएन सिंह जी है, ओमकार चौधरी सर हैं, अपने धीरेन्द्र पुंडीर साहब हैं, उर्जित दास गुप्ता जी, कंचन गुप्ता, सीनियर जर्नलिस्ट। और इसके अलावा पुष्कर दादा आ रहे हैं, अवनीश भाई पीएन शर्मा हैं, आप पधार रहे हैं, व्यालोक भाई आ रहे हैं पटना से, और अभिषेक तिवारी जी आ रहे हैं पटना से, और सुमित पीर साहब हैं, वो आ रहे हैं, वैभव सिंह जी डू पॉलिटिक्स वाले, ही इज जॉइनिंग अस। इसके अलावा शांतनु जी। अच्छा, मैं ना शांतनु जी का मैं तो 1 घंटे का एक सेशन उनका अलग से प्लान करने जा रहा हूं। हाँ, उनकी शानदार किताबें हैं बच्चों और को लेकर, रामायण, और उस उनकी पर जो जो है। किताबें हैं सर, और वो तो जब बखिया उधेड़ते हैं ना इस इकोसिस्टम की, उनके लिए तो 1 घंटा भी कम पड़ जाता है। जी जी। उसी तरह अनुपम सिंह जी हैं, हर्ष कुमार जी हैं, हर्ष ग्लोबल वाले। जी। तो सर बड़े प्रखर वक्ता आ रहे हैं। जी। मंजरी अग्रवाल जी आ रही हैं, ज्योति सिंह, अरे वाह। अंजू पंकज, और डॉक्टर रोमेंद्र रत्नू आ रहे हैं। इसके अलावा महाराणा। स्वाति गोयल शर्मा जी आ रही हैं सर। वेरी वेरी अरे, डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर। स्वाति जी का तो, तो स्वाति सभी जी के दर्शकों कार्य से का तो निवेदन है, मैं 15 फरवरी को ये स्वाति जी जी के कार्य का तो मैं मतलब अद्भुत प्रशंसक हूँ सर। मतलब जो जमीन पर उतर को रिपोर्टिंग करती, संभल का जितना दंगे की कहानी आई है वो स्वाति गोयल जी का किया हुआ है। प्लस जो वो हिंदुओं के जी जी साथ कार्य बिल्कुल जी करती हैं, पाकिस्तानी हिंदुओं के, अद्भुत कार्य करते हैं लोग। जी। और जी जेम्स जी। ऑफ बॉलीवुड भी उन्हीं का इनिशिएटिव रहा, उनका और संजीव जी का। तो बढ़िया। अच्छा अच्छा, हाँ, इसमें जो हम वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे हमला फिल्मों के जरिए आपको और मैं स्वाति जी को साथ बैठाने जा रहा हूं इस कार्यक्रम में। अरे सर, मेरा सौभाग्य। क्या बात, अद्भुत। तो बहुत धन्यवाद सर। तो 15 फरवरी को संडे है साहब, सुबह 11 बजे से जी। लेकर शाम 7 बजे तक। और कोई एंट्री फीस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जस्ट वॉक इन। और अच्छा, एक चीज मैं दर्शकों को बता दूं, 11 बजे पहला सेशन स्टार्ट कर दूंगा। दीप प्रज्वलन जी। उससे पहले हो जाएगा, इसलिए कृपया वो सोच के ना चलें कि दिल्ली का कार्यक्रम है तो 12 बजे 1 बजे शुरू होगा। नो नो नो, 11 मीन्स 11। अच्छा, लंच और चाय की चिंता नहीं करनी है, लंच विल बी सर्व्ड जी। देयर।
तो आप सबका स्वागत है, सब परिवार आइए, बच्चों के साथ आइए। अच्छा, अब संदीप भाई आज की चर्चा जरा शुरू कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी सर। सर ऐसा है कि ये कल जो राहुल गांधी ने एक सीढ़ियों पर बैठा हुआ था मकर द्वार पर, और वहां पर फिर रवनीत बिट्टू जी, जो कि बेअंत सिंह जी के पोते हैं। बेअंत सिंह जी अद्भुत आदमी, जिनके कारण खालिस्तान आंदोलन का विनाश हुआ। और बेअंत सिंह जी ने भी केपीएस गिल जी को कहा होगा कि जो उचित समझो वो करो, जब निपटाना था खालिस्तानियों को। तो ये कोट कर रहे हैं ना मोदी जी की कि मोदी जी ने नरवणे जी को कह दिया कि जो उचित समझो वो करो। तो ये जो उचित समझो वो करो का मतलब ये होता है कि यू हैव फ्री हैंड, आई हैव योर बैकिंग, गो अहेड, डू इट, मैं देख लूंगा। तो उसने बड़ी एक अजीब सी बात कही कि हियर कम्स द ट्रेटर, सिर्फ इसलिए कि बिट्टू पहले उनके करीबी थे और कांग्रेस छोड़ के चले गए तो उसको गद्दार घोषित कर दिया। तो बिट्टू जी ने भी कह दिया कि देशद्रोही है तू, और कुछ गलत तो नहीं कहा। ये तो हम लोग कितनी बार चर्चा करते हैं। अच्छी बात है कि जो आप और आपके माध्यम से बाकी लोग के माध्यम से चर्चाएं होती रहती हैं कि इसका देश के प्रति क्या भाव है, वह बिट्टू जी के भी मुंह से निकल गया। तो इसकी प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं बाबा जी? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि सिखों के प्रति, जो सिख स्वरूप में हमारे बिट्टू जी हैं, उनके प्रति इसका यह उद्गार, यह भाव, और दोनों इतिहास के दो कोने पर खड़े। बेअंत सिंह जी ने खालिस्तानी निपटाए और राहुल गांधी की दादी ने खालिस्तानी पैदा की। कैसे देखते हैं बाबू जी पीढ़ियों की इस लड़ाई को, जिसमें पंजाब जला? मैं ना इसको इतना हल्के में ले नहीं रहा हूं कि राहुल गांधी ने कह दिया कि गद्दार है सिर्फ इसलिए कि पार्टी छोड़ के चला गया। नहीं सर, नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी छोड़ के तो बहुत से लोग गए थे। औरों को तो इस तरह पब्लिकली ऑन कैमरा गद्दार नहीं बोला। रवनीत बिट्टू को ही क्यों बोला? सर बात यह है कि रवनीत बिट्टू और इनका परिवार खालिस्तानियों की हिटलिस्ट में आज से नहीं है। इनके दादा का जब असैसिनेशन हुआ था और उन्होंने अपना बलिदान दिया, वो देश के लिए बलिदान था। उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर था सर। बहुत लोगों ने उनको अप्रोच किया था कि आप बहुत सख्ती कर रहे हैं, एंड पंजाब पुलिस, केपीएस गिल साहब, इनको रोकिए, बीच का रास्ता निकाल लीजिए, सरेंडर करा लीजिए आतंकवादियों के। उन्होंने कहा नो नो एलिमेंट। खड़ा आज भी रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ है और उसके मन में खालिस्तानी कीड़ा पल रहा है, और ये संख्या अच्छी खासी है। जब से अमृतपाल सिंह जी का अवतरण हुआ है डिब्रूगढ़ वालों का, तब से इसमें बहुत इजाफा हुआ है। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बोथ हैव बीन इन बेड विद दीज खालिस्तानी। ये विदेश जाते हैं ना, तो आज का जो डीप स्टेट है और ये जो खालिस्तानी एलिमेंट है, दिस इज बीइंग नर्चर्ड बाय द डीप स्टेट एंड आईएसआई बोथ। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसकी आंख में बिट्टू चुभता है, बिट्टू का परिवार चुभता है। उस वर्ग का वोट लेने के लिए उस वर्ग को एड्रेस कर रहा था राहुल गांधी। राहुल गांधी ने उसको कांग्रेस का गद्दार नहीं कहा है। जी नहीं 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 नहीं, नहीं। कांग्रेस तो बहुत से लोग पार्टी छोड़ के गए। खालिस्तानियों के गद्दार है सर। ये खालिस्तानी वोट की लड़ाई है। जो रेडिकल सिक्स हैं उन्होंने की कर रही है। वो जो वहां वैक्यूम क्रिएट हुआ है। अच्छा, पिछले चुनाव में इन सभी रेडिकल्स ने आम आदमी पार्टी को वोट किया था, आपको याद होगा। मैं आप तो इस पे कम से कम 100 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं कि किस तरह खालिस्तानियों ने
न सिर्फ आम आदमी पार्टी के चुनाव को फंडिंग की, पूरे वोट का इंतजाम खालिस्तानियों ने किया। खालिस्तानियों से इन्होंने वादे किए थे, खालिस्तानियों ने न सिर्फ इनके लिए वोट जुगाए, इनके पूरे चुनाव का संचालन किया था। इनके लिए पैसे भेजे गए थे और उस हर कार में 5 आदमी का इंतजाम किया गया था। तो ये आम आदमी पार्टी से डिसग्रंटल्ड है। कांग्रेस इज ट्राइंग टू वू द खालिस्तानी वोट इन पंजाब। इसको इस तरीके से देखने की जरूरत है जी। आप म्यूट है, म्यूट है आप संदीप भाई जी सर, आप म्यूट हैं। मैं कह रहा हूं खालिस्तानी वोट पाकर तो खालिस्तान ही बनाने की राह पर आगे बढ़ोगे ना। आप म्यूट तो हैं। क्या राहुल गांधी, शायद अब ठीक होगा जी। बाबा जी मैं कह रहा था कि अगर राहुल गांधी को खालिस्तानी वोट चाहिए तो वह तो राहुल गांधी तो फिर खालिस्तानी वोट पाकर खालिस्तान ही बनाने की राह पर आगे बढ़ जाएगा। खालिस्तानी उसको प्रेशर करेंगे कि अभी इसको खालिस्तान बनाओ और स्टेट को और ज्यादा बुरा हाल करो ताकि भारत के टुकड़े हों। तो राहुल गांधी की मंशा अगर खालिस्तानी वोट को एड्रेस करने की है तो राहुल गांधी की मंशा क्या खालिस्तान बनाने की भी है बाबा जी? सर राहुल गांधी की मंशा सिर्फ खालिस्तान बनाने की नहीं है। आप ही तो कल ही हम बात कर रहे थे, मैं और आप। राहुल गांधी would like to break this nation into 22 pieces. He wants the balkanization states. It is not a nation. राहुल गांधी कहता है कि हम संघ और भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। कांग्रेस सर, खालिस्तानी भी तो यही भाषा बोलते हैं कि वो इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी भी वही भाषा बोल रहा है। तो वो एक खालिस्तान नहीं, वो इस देश का 22 टुकड़े करेगा। उसको यही एजेंडा दिया गया है। डीप स्टेट ने जो उसको टास्क दिया, और सुनिए ये 1-2 दिन के टास्क नहीं होते हैं, इट टेक्स 20 to 30 years जी। तो सर ये तो फिर ये है कि फिर हम इसको इतना मौका दे क्यों रहे हैं? मतलब कहने का मतलब है कि भाई देशद्रोहियों को, देश तोड़ने वालों को लोकतंत्र में किस बात का हम इनको स्पेस दे रहे हैं? ये ऑलरेडी इस तरीके की कई बातें कह चुका है, कर चुका है। इसके माँ बाप ने, इसके सबने जो है मिलके भारत की ऐसी की तैसी कर दी थी। लेकिन आज भी यह संसद में खड़ा होकर नैरेटिव हो, चाहे कुछ भी हो, हंगामा हो, देश का काम रोक रहा है। बजट सत्र पर भाषण होना था मोदी जी का। पिछले 12 साल में हम लोगों ने कितनी बार वह भाषण सुने, अद्भुत भाषण होते थे। वह भाषण नहीं देने दिया। बताया जा रहा था कि वहां महिला सांसदें थी कांग्रेस की, वो घेर के खड़ी हो गई कि या कुछ प्रकार से बड़ी आक्रामक मुद्रा में गई थी मोदी जी की तरफ या पीएम के सीट की तरफ। तो वह देखते हुए इनको बताया गया कि संसद में मोदी जी की सुरक्षा को खतरा हो गया। कौन था दोषी? राहुल गांधी और उसकी महिला सांसद हैं। ये हाल हो गया है सर, ये लोकतंत्र के नाम पे ये हो रहा है। क्या सॉफ्ट हैंडलिंग हो रही है, उसका ये नुकसान हो रहा है? बिल्कुल सर, देखिए राहुल गांधी ने कभी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये राहुल गांधी ने ये कसम खा रखी है कि वो सभी संसदीय परंपराओं को, सभी संसदीय मर्यादाओं को, सभी संवैधानिक मर्यादाओं को, सर ये इट इज वेल प्लान्ड। संसद को अखाड़ा बनाने का ये एक षड्यंत्र चल रहा है। अभी इसी संसद में मैं आपको
को मारपीट होती हुई दिखाऊंगा। ये जानबूझ के संसद को डिग्रेड करेंगे और फिर आरोप लगाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को बीजेपी ने खराब किया, बीजेपी ने कब्जा कर लिया। ये आरोप तो लगाते ही हैं जी। ये जानबूझ के संसदीय परंपराओं का, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का, ये इनको खराब करने का षड्यंत्र चल रहा है। डीप स्टेट द्वारा ये टास्क दिया गया है कि डिस्क्रेडिट करो संसद को, डिस्क्रेडिट करो पीएम की चेयर को, डिस्क्रेडिट करो इलेक्शन कमीशन को और डिस्क्रेडिट करो सुप्रीम कोर्ट को, जिससे कि लोगों में इन संस्थाओं के प्रति, इन पदों के प्रति अविश्वास पैदा हो। और मैंने कहा ना, आप ही तो एक बात कहते हैं कि मोहम्मद गोरी 16 बार हारा था। आप ही का है ना ये। इस पर 17वीं बार फिर जब एक बार जीता तो राहुल गांधी को सिर्फ एक बार जीतना है। जी जी सर, आखिरी सवाल। अब मान लीजिए अगर इन जो निष्कासित सांसद हुए, जो सदन में रकस कर रहे थे, उनको निष्कासित किया गया पूरे सत्र के लिए, तो वो जाके मकर द्वार पे बैठ गए, वो संसद के अंदर नहीं जा रहे, संसद के बाहर बैठे हुए लोगों को आने जाने का रास्ता रोक रहे हैं। कल शशि थरूर जी भी स्लिप कर गए इन्हीं लोग के साथ आगे पीछे चलते हुए, कोई इनको छू नहीं रहा है, पर फिर भी ये दिक्कत कर रहे हैं। कल को इनको मार्शल से फिकवाया जाएगा तब ये कहेंगे कि भाजपा जो है संसद में हमको सुनने नहीं देती, जबकि ये संसद में मतलब लुच्चागिरी चल रही है। तो इनका इलाज क्या है? संसद सत्र बर्खास्त कर दिया जाए, ये जाए अपने घर बैठे या कोई काम ना हो, हर दिन ये आए, हर दिन रकस करें, हर दिन किसी से लड़ाई करें, हर दिन किसी से झगड़ा करें। जो आप कह रहे हैं वो भी हो सकता है, किसी दिन निशिकांत दुबे और राहुल गांधी में हाथापाई हो जाए। हरकतें तो इसकी ऐसी ही हैं। जी बाबू जी। सर, एक बात बताइए, कल से पूरा कांग्रेसी को सिस्टम चिल्ला रहा है कि एलओपी को बोलने नहीं दिया गया, जबकि एलओपी को बार बार बोलने के लिए बोला गया। एलओपी को सिर्फ रोका गया कि आप अनपब्लिश्ड बुक को कोट नहीं कर सकते, अनपब्लिश्ड बुक को। संसद की कुछ मर्यादाएं होती हैं। अच्छा, यहां तक बताया गया है कि पर्दे के पीछे जो फ्लोर मैनेजर्स हैं उन्होंने अनपब्लिश्ड बुक को कोट करेंगे, तो हमारे सांसद फिर पब्लिश्ड बुक्स को अगर कोट करने लगेंगे और के परिवार का कच्चा चिट्ठा अगर खोलने लगेंगे, जैसा निशिकांत दुबे ने कल खोला, तो फिर आप कहां जाएंगे? अच्छा सर, इनको ये अंदेशा पहले से था। अच्छा, एक बात बताइए आप, राष्ट्रपति के अभिभाषण में चाइना को कोट करना, डोकलाम, वहां पे टैंक आ गए कैलाश रेंज पर, ये वो, राष्ट्रपति के अभिभाषण से इस इश्यू का मतलब क्या है? मतलब ये सब चाइना के इशारे पे हो रहा है? सर, ये चाइना से कांग्रेस दूरी बनाने का प्रयास हो जो रहा ये है। कर रही अमेरिका है, का ये एजेंट चाइना है के ना राहुल इशारे पे कर गांधी। रही है। सर, अमेरिका का तो एजेंट कांग्रेस है को ना। पता नहीं है? सब पता है सर, ये लोग सदैव दूसरे के ही पेरोल पर रहे हैं। कांग्रेसी सब हमेशा सर, बाहरी शक्तियों के पेरोल पर रह के भारत का नुकसान करने का इन्होंने काम किया है, चाहे सत्ता में रहकर चाहे विपक्ष में रहकर। कभी ब्रिटिशर्स के पेरोल पे, कभी रशियंस के पेरोल पे, अभी कभी चाइना के पेरोल पे, कभी यूएस के पेरोल पे। बस भारत के प्रति नहीं है बाकी सबका, बाकी कोई भी आके इनको खरीद ले जाए। तो तो सर बाबा जी। वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और जी कल जी जो जी। कुछ किया है राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने, वो देश के लिए चिंता का विषय है। भारत को, सर, अब इस आदमी को और ढील नहीं देनी चाहिए।
इसके जो अब इंटेंशंस हैं वो राष्ट्रघाती हो रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा, हाँ, जी भारत सरकार को इसका कुछ पक्का इलाज, परमानेंट इलाज सोचना पड़ेगा। ये आदमी अब वाकई देश को नुकसान पहुंचाने के और कदम बढ़ा रहा है। बस मैं इतना कहूंगा। नहीं, बात बिल्कुल सही है सर। और ये इसको ढील देना मतलब आग से खेलना। तो कब जला देंगे, कब ये देश जला देगा, किसी को नहीं पता। इसको बस जैसा आपने कहा, एक मौका ही चाहिए। और ये बिना सत्ता के रहकर ये इतनी ज्यादा हंगामा कर रहा है, तो सत्ता में आएगा तो क्या ही करेगा। तो इसी के साथ सर, किंग जोंग उन का छोटा भाई लगता है। मतलब जैसे वो है, जैसे तानाशाह वो है, वैसे ये भी तानाशाही बनेगा, और कुछ नहीं है। तो इसके साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं मित्रों। बहुत विकट परिस्थिति में देश है कि जहां पर कुछ लोग जो सत्ता में रहे आज नहीं है, तो बस उस बात को मान नहीं रहे हैं, और ऐसे लोग देश की संसद को चलने भी नहीं दे रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। स्लो जिंदगी बाबा की खरगोटी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव।